उम्र थका सकता नहीं, ठोकरे गिरा सकता नहीं, अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा सकता नहीं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, जैसे में कि कौन कौन एग्जाम के लिए उपयोगी है भाई, तो ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जामों में जो जीके जीएस के सवाल पूछे जाएंगे उसकी आने की पूरी संभावना आपको टारगेट विद नित्यम चैनल से डिटो देखने को मिलेगा। इसी कारण पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो का प्रश्नों का डिस्कशन अच्छा लगता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब ज़्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे, सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहला सवाल कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था। ऑप्शन ए सेल्यूकस था, ऑप्शन बी टॉलमी था, ऑप्शन सी डायोनोसिस था, या ऑप्शन डी सिकंदर था। तो आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक जो था वो था सेल्यूकस। वो कौन था? वो था सेल्यूकस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी पूरी डिटेल देखें। तब सबसे पहले आप ये समझिए, मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या हो जाएंगे? मौर्य वंश के संस्थापक। उसके बाद ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये किसी को हराते हैं। तो किसको हराते हैं भाई? किसको हराते हैं? तो ये घनानंद को हराते हैं। किसको हराते हैं? घनानंद को हराते हैं। उसके बाद मेगास्थनीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मेगास्थनीज, इसका पुस्तक का क्या नाम है, यानी बुक का क्या नाम है? तो इसका पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका नाम है। ठीक है, और इसी इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रशासन व्यवस्था का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। बाकी सिकंदर की बात करें तो सिकंदर जो है ये मैसेडोनिया, यानी मैसेडोनिया जिसको ग्रीक कहा जाता है, ये वहाँ का राजा था। कौन? सिकंदर। मैसेडोनिया यानी ग्रीक का राजा था। डायनोसिस की बात करें तो ये ग्रीक में एक प्रमुख देवता होते हैं। क्या होते हैं? देवता। ग्रीक लोगों के लिए ना डायनोसिस क्या है? देवता है। टॉलमी कौन था जी? तो ये यूनानी था और इन्होंने टॉलमी सिद्धांत दिया, और टॉलमी सिद्धांत के अनुसार बताया कि जो हमारा पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में हमारा क्या है? अर्थ है, यानी पृथ्वी है। तो पृथ्वी कहाँ है? ब्रह्मांड के केंद्र में। ये कौन बताया? टॉलमी बताया था। बट इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सेल्यूकस होगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार सरकार द्वारा किस शहर का नाम आधिकारिक रूप से गया जी कर दिया गया है। ऑप्शन ए नालंदा जिला को, ऑप्शन बी जमुई को, ऑप्शन सी गया को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में फैसला लिया गया और गया शहर का नाम बदलकर गया जी रख दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बनेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, गया शहर का नाम बदलकर गया जी रख दिया गया है। यहाँ से 2-3 सवाल आपके बनेंगे। सबसे पहले पूछेगा बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष जो है ये किस नदी के किनारे है। तो ये वही बोधि वृक्ष है जिस बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये बोधि वृक्ष जो है ये फाल्गु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। और इसी फाल्गु नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो निरंजना कहा जाता था। निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था यही फाल्गु नदी को। उसके बाद अगर हम बात करें तो गया का जो नाम है वो त्रेता युग में
त्रेता युग में, गया का नाम जो है वो त्रेता युग में गयासुर के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? गयासुर के नाम पर पड़ा था। और ये गयासुर जो था ये एक राक्षस था, ठीक है। गयासुर जो है वो भगवान विष्णु की उपासना कर कर जो है ये अपने शरीर को जो है पवित्र कर लेता है। और ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु ही जो है इस गयासुर का वध कर कर अपने चरणों का जो साप है वो वहाँ पे, मतलब कि चरणों का जो कह सकते हैं आकार है, छाप है, वहाँ पे छोड़ दिए थे। वहीं जहाँ पे जो सांप छोड़े थे अपना, वहाँ जो एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसे महाबोधि मंदिर कहा गया, सॉरी विष्णुपद मंदिर कहा गया। उस मंदिर का क्या नाम पड़ा? विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर यानी विष्णु भगवान जी का पद का, यानी पाद जिसको पैर कहा जाता है, उनका चरणों का जो है छाप देखने को मिला। इसी के वजह से वहाँ पे इस मंदिर का भी निर्माण कराया गया। तो ये सारी जानकारी आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपको बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। चलिए नेक्स्ट की अगर हम प्रश्नों की बात करें तो नेक्स्ट आपसे बोलता है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना, यानी फुल्ली लिटरेसी स्टेट, यानी भारत का पहला पूरे तरीका से पढ़ा लिखा राज्य कौन बना? तो ऑप्शन ए मिजोरम बना, ऑप्शन बी केरल बना, या ऑप्शन सी बिहार बना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बना। तो आपको बता दें कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो हमारा मिजोरम देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी मिजोरम की बात करें तो ये मिजोरम की राजधानी कहाँ पड़ती है? आइजोल पड़ती है। कहाँ पड़ती है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है मिजोरम का जो साक्षरता दर है वो था 91.33% था, और यही 2024 में बढ़कर 98% तक चला गया। कहाँ तक? 98% तक। यानी हम कह सकते हैं कि भारत का पहला पूरे तरीका से पढ़ा लिखा राज्य यानी पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो मिजोरम बन चुका है। बाकी 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला अगर कोई राज्य था तो वो था केरल। और केरल में कितना था? तो केरल में 94% था 2011 में। तो 2011 के अकॉर्डिंग भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य या साक्षरता दर वाला राज्य जो था वो केरल था, लेकिन वर्तमान 2025 में मिजोरम अपना स्थान बना चुका है। बाकी बिहार की बात करें तो बिहार जो है 2011 में बिहार का साक्षरता दर 61.80% था। और बिहार में मेल की बात करें कि मेल जो है वो 71.20% पढ़ा लिखल है, और फीमेल जो है वो जाकर 51.50% पढ़ल लिखल है। और ये बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर में कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों का साक्षरता दर बताइए। तो 71.20% और महिला का 51.50%। कुल पूछेगा तो 61.80%। किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान यहाँ से रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए कांवर झील, ऑप्शन बी नागा नकटी, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो है कांवर झील। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो 1 नंबर बनेगा। कांवर झील की बात करें तो कांवर झील किस जिला में है? तब बेगूसराय जिला में है। बेगूसराय में कौन सा झील है? कांवर झील। इसी कांवर झील को गोखुर झील के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, आप बोलिएगा गोखुर झील क्यों बोलते हैं? तो गोखुर झील इसलिए बोलते हैं क्योंकि गोखुर झील का, कांवर झील का जो निर्माण है वो गाय की पैर के गोखुर जो होती है ना आकृति के अनुसार निर्माण है, इसीलिए इसे गोखुर झील भी कहते हैं। और ये बिहार के बेगूसराय जिला में है। ये पहला था रामसर स्थल बिहार का जो शामिल हुआ रामसर स्थल में। दूसरा नंबर पर था नागा नकटी अभयारण्य या नागा नकटी पक्षी अभयारण्य जो कि जमुई जिला में पड़ता है, और ये 2025 के फरवरी के महीना में शामिल हुआ। तब बिहार का पहला रामसर स्थल ऑप्शन नंबर 1 कांवर झील और दूसरा नागा नकटी जो कि जमुई में पड़ता है।
ठीक है। अच्छा, भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? तब भारत में कुल रामसर स्थल 89 है, जिसमें से 20 जो है वो खाली तमिलनाडु में है। तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में है। और बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 3। पहला कांवर झील, दूसरा नागा, तीसरा नकटी। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछ देगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है या विश्व राम स्थल दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी के सेकेंड मतलब वीक में हम कह सकते हैं, या 2 फरवरी को मनाते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि डैश उत्तर भारत में बहावी आंदोलन का एक केंद्र था। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी मुंगेर। तो आपको बता दें कि जो पटना है ये उत्तर भारत में बहावी आंदोलन का एक मुख्य केंद्र बन चुका था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। बाकी अगर हम लोग इस बहावी आंदोलन की बात करें तब बहावी आंदोलन जो था यह एक इस्लामी आंदोलन था। यह एक कैसा आंदोलन था? इस्लामी आंदोलन था। इस बात को भी आपकी जानकारी होनी चाहिए कि बहावी आंदोलन एक इस्लामी आंदोलन था और इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी जो है इस बहावी आंदोलन का नेतृत्व करता थे। और ये ऑटोमेटिक बहावी आंदोलन जो है ये 1870 में आते आते यह आंदोलन पूर्णतः जो है ये दब जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। चलिए बाकी साथियों आज को जो हम वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।